नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं ICAR पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के डायरेक्टर सर डॉक्टर अनूप दास सर हैं। और सर से आज बातचीत होगी उन विषयों को लेकर कि ICAR किस तरह से काम कर रहा है और जिस तरह से खेती में समय के साथ बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है, उस क्षेत्र में सर का जो ICAR है किस तरह से उन चीज़ों को किसानों को लेके क्या कुछ कर रहा है और क्या कुछ आगे की योजना है और क्या कुछ हो चुका है। सर, किसान तक में सर आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सर, इस बार देखा जा रहा है जैसे जैसे समय बदल रहा है, तकनीक और टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं खेती में भी उपयोग हो रहे हैं और शायद समय की मांग भी है। तो क्या कुछ आप देख रहे हैं कि जो पूर्वी जो ICAR का जो जोन है, जितने जो क्षेत्र आते हैं, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें बदली हैं और क्या कुछ बदलाव करने की और ज़रूरत है? जैसे कि आपने सही बोला कि खेती में काफ़ी अभी बदलाव का ज़रूरत है। जैसे कि एक बड़ा मुद्दा इम्पोर्टेंट है कि जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, तो इसमें हम लोग जो है काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग अप्रोच है। एक अप्रोच जैसे कि है हम लोग आजकल मल्टीपल स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटीज़, मतलब सूखा का साथ भी कैसे खेती करना है, बाढ़ का साथ भी कैसे खेती करना है। तो उसमें हम लोग जो अलग अलग धान का प्रजाति हम लोग जो है ब्रीडिंग का माध्यम से निकाल रहे। जैसे कि मान लीजिए हमारा स्वर्ण श्रेया है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ है। ये जो है आपका 15-20 दिन तक सूखा को भी सह सकता है और बाढ़ को भी सह सकता है। तो इस टाइप का हमारा जैसे कि एक है स्वर्ण समृद्धि है, वो मीडियम ड्यूरेशन वेराइटीज़ है, तो उसको भी बाढ़ सहने का भी क्षमता है और सूखा सहने का भी क्षमता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है कि जो हमारा वेराइटीज़ है उसको समय का साथ जिस सिचुएशन है, चाहे सूखा का सिचुएशन है तो सूखा का वैरायटी हम लोग को निकालना है। तो इसमें हमारा संस्थान काफ़ी काम कर रहे हैं। उसके लिए फैसिलिटी भी हम लोग डेवलप किया है, जैसे कि रेन आउट शेल्टर फैसिलिटी। तो रेन आउट शेल्टर फैसिलिटी में हम लोग जो है ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी को स्क्रीन करते, देश विदेश से विभिन्न जगह से जो लाइन है उसको लेके आते और इसको स्क्रीन करते, फिर ब्रीडिंग के माध्यम से फिर इसको मल्टी लोकेशन ट्रायल करके हम वैरायटी रिलीज़ करते। तो एक तो अप्रोच है कि जो वैरायटी हम व्यवहार करेंगे उसको समय का साथ देखते हुए जैसे सिचुएशन है उस सिचुएशन का हिसाब से हमको वैरायटी लेना है। तो ये एक अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच ये है कि जो भी हमारे पास संसाधन है, सपोज पानी है, तो पानी को अच्छा से व्यवहार करना है, पानी को कम से कम मतलब यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करना है। तो इसके लिए हम लोग जो है अलग अलग टेक्निक का व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए ड्रिप इरिगेशन टेक्निक, रेस्ड बेड्स, लेज़र लैंड लेवलिंग, फिर आपका जो काफ़ी क्रॉप होते हैं जिसका पानी का रिक्वायरमेंट भी कम होता है, जैसे कि मिलेट्स। इसको आपका एक धान का जो 1 हेक्टेयर धान का खेती के लिए जितना पानी चाहिए उतना में आप कम से कम 3 हेक्टेयर जो है मिलेट कर सकते हैं। सो दाल भी है, ऑयल सीड्स है, तो उसमें काफ़ी प्रिफरेंस देना है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं फसल विविधीकरण का तरफ जाना है, पानी का अच्छा से उपयोग करना है। जैसे कि रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़, आपका नो टिलेज है, रेसिड्यू रिटेंशन है। तो इसमें हम लोग DSR टेक्नोलॉजी, धान का सीधी बुआई, तो धान का सीधी बुआई करते हैं तो उसमें काफ़ी पानी का जो हमारा बचत होते हैं। और सबसे बड़ा बात है धान का बात जो गेहूँ होता है वो भी समय में लगा सकते हैं और उसका पैदावार भी बढ़ता है। तो सीधी बुआई धान का करके उसके बाद हम शून्य खेती जिसको हम जीरो टिलेज बोलते हैं, उसमें जो है हम जो है गेहूँ लगाते हैं। और उसके बाद तीसरा क्रॉप में जीरो टिलेज मूंगबीन। तो ये जो है राइस, व्हीट, मूंगबीन, धान, गेहूँ और मूंगबीन जो है ये एक जो है सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन के लिए हम लोग उसमें ज़ीरो टिलेज का उपयोग करते हुए, रेसिड्यू रिटेंशन का उपयोग करते हुए फिर मूंगबीन करेंगे। तो हम लोग देखें कम से कम आपका 20 से 25% टोटल सिस्टम प्रोडक्टिविटी। खाली धान और गेहूँ करते कन्वेंशनल टिलेज में ज़्यादा से ज़्यादा टिलेज देके जो हम लोग करते जो परंपरागत पद्धति है उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग इसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जिसमें धान का सीधी बुआई हो या तो मिनिमम टिलेज धान हो, फॉलोड बाय जीरो टिलेज व्हीट हो और फॉलोड बाय जीरो टिलेज मूंगबीन हो, तो उसमें प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ता है, मिट्टी का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है, पानी का जो है थोड़ा सा संरक्षण होता है और सबसे बड़ा बात है जो हमारा कार्बन एमिशन है वो भी कम होता है। तो ये सब जलवायु अनुकूल खेती है।
ये सब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़, फिर जो पानी का जो एफिशिएंट यूज़ करना, जैसे कि मैं बताया रेज्ड बेड्स, फिर आपका ड्रिप इरिगेशन। सो ये सारा हमको मल्टीपल वे से मतलब सही क्रॉप का चुनाव करना, मतलब जब मिलेट्स हो या ऑयल सीड्स क्रॉप, ऐसा है। सर कुछ चीज़ें जो चाहिए जानकारी मुझे चाहिए थी कि जैसे कि पूर्वी चूँकि है आईसीआर का, तो ऐसा तो नहीं कि कुल बिहार है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है, आपका असम भी शायद असम भी है, और पश्चिम बंगाल भी है, और पूर्वांचल का शायद हिस्सा भी इसमें आता है सर। तो सर क्या कुछ देखने को मिला है इस क्लाइमेट चेंज के दौर में, चूँकि जलवायु परिवर्तन बिहार का मुद्दा नहीं पूरे विश्व का एक बड़ा मुद्दा है, तो उस चूँकि असर इस बार हमने कुछ ज़्यादा बिहार में उसका देखा, डायरेक्ट सीधी तौर पे देखा। तो सर क्या कुछ देखने को मिल रहा है बिहार के प्रदेश में खेती को लेके, कितना चैलेंजेज बढ़ने वाले हैं, या जो अन्य और भी जो इलाके हैं वहाँ पे क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है खेती में, या कितना किसानों को चैलेंज होने वाला है? कुछ ऐसी चीज़ें रिसर्च में सामने आई हैं क्या? रिसर्च में तो सामने आया, आप सही बोले। जैसे कि बिहार गवर्नमेंट का साथ भी मिलकर हम लोग जल जीवन हरियाली प्रोग्राम में, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में बिहार गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं मिलेट्स को, तो हम लोग भी उनका साथ मिल के, बिहार गवर्नमेंट का साथ मिल के, अन्य संस्थाओं का साथ मिल के, सो ये मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ताकि पानी का जो संरक्षण हो और खेती जो है और अच्छा से हो। और जैसे कि आपने बताया कि आसाम, उधर कभी फ्लड्स होता है, कभी किसी दूसरा जगह में देखेंगे तो सूखा पड़ा हुआ है, तो हम लोग को मतलब मल्टीपल जो स्ट्रेस है सारा को एक साथ लेके चलना है। तो इसीलिए हम लोग आईसीआर में आजकल एक टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं IFS, समेकित कृषि पद्धति। तो छोटा किसान, क्योंकि हमारा ज़्यादातर किसान जो है छोटा है, तो हम ये चाहते हैं कि उनका खेती धान गेहूं का खेती तो हो, लेकिन साथ में इनका पास एनिमल भी कंपोनेंट रहे, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो गाय हो, जिसका चाहे वो मुर्गी हो, जो पेरेनियल कंपोनेंट्स, फ्रूट्स। तो एक अगर फ्रूट्स होता है, आपका एनिमल कंपोनेंट होता है, फोडर कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ पानी ज़्यादा है उधर मछली होते हैं, तो सब्जी होते हैं, तो एफिशिएंटली अगर हमारा साल भर कुछ ना कुछ इनकम होते, कहीं थोड़ा सा नुकसान भी हो गया तो किसान को कहीं दूसरा जगह से फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो आजकल का जो परिवर्तित जलवायु सिचुएशन जो है, उसमें हमको फ्लड भी देखना है। आज आप देख रहे सूखा, काल सुबह देखेंगे, नेक्स्ट वीक में देखेंगे फ्लड हो गया। तो हमको ये चैलेंज को देखते हुए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समेकित कृषि प्रणाली, ये छोटे और लघु किसान के लिए सबसे बढ़िया है। लेकिन हम खाली एक ही बात बोल रहे हैं, हमको ये समेकित कृषि प्रणाली तो करना है, लेकिन साथ साथ कम से कम एक ऐसा कंपोनेंट करे जिससे हमारा इनकम भी बढ़े। क्योंकि समेकित कृषि प्रणाली में एक बोला जाता है कि आय मान लीजिए आपका 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो गया, लेकिन हम चाहते हैं हमारा इनकम 3 लाख हो, 4 लाख हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो, मान लीजिए जो डबलिंग फार्मर इनकम बोल रहे, तो कैसे हो? तो किसान को कम से कम एक ऐसा कंपोनेंट रखना है जिससे उसका इनकम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कमर्शियल कंपोनेंट। तो कमर्शियल कंपोनेंट क्या है? किसी को मशरूम उत्पादन करना है, किसी को मछली का जो फिंगरलिंग उत्पादन करना है, किसी को पोल्ट्री का चिक्स जो बोलते हैं उसको मार्केटिंग करना है, किसी को कोई छोटा मोटा प्रोसेसिंग करना है, किसी को कुछ मार्केटिंग करना है। तो सारा नॉर्मल फार्मिंग सिस्टम तो होगा, उससे लाइवलीहुड और जो ज़िंदगी जीने के लिए हो जाएगा, लेकिन एक कंपोनेंट ऐसा हो जिससे हमारा इनकम भी काफ़ी ज़्यादा हो। तो इस क्या कुछ रहा है सर, अगर पानी को लेकर करें या मिट्टी को लेकर करें, या बिहार से अन्य राज्यों की तुलना करें, अगर हम एक इनकम को लेकर बात करें, ईयरली जो एनुअल इनकम होता, क्या देख रहे हैं, क्या स्थितियां हैं बिहार में? कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे स्थिति ये कहा जा सकता है कि बहुत भयावह शायद होने जा रही मिट्टी को लेकर, या ऐसा कुछ जल पानी? क्योंकि कुछ लोगों ने जो रिसर्च है, कुछ लोगों ने चीज़ों को बताया कि आने वाला 40 तक या 42 तक जब तापमान बढ़ेगा तो गेहूं की खेती के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। चाहे दक्षिणी बिहार के बात पे विशेष तौर से फोकस किया गया, तो कुछ चीज़ों आप लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया? तो ऐसे जैसे आप बताए भयावह, हम लोग को इतना भयावह होने का ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि हमारा देश जो है 1947 से देख के आज तक देखेंगे तो कम से कम 6 से 7 गुना जो है हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ा है। ऐसा ही हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो, दुग्ध उत्पादन में हमारा देश जो है नंबर 1 है। तो उतना चैलेंज तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से बैठ जाए, क्योंकि हमको तकनीक का उपयोग समय का साथ करते रहना पड़ेगा। अगर आज का जो तकनीक है, अगर हम जैसा ज़िंदगी चल रहा है ऐसा ही चलेंगे तब तो मुश्किल है, लेकिन हमको समय का साथ, जैसे मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ हो, ड्रिप इरिगेशन हो, रेस्ड बेड हो, लैंड लेवलिंग हो, प्राकृतिक को लेकर सर गुणवत्ता को जो है ना, दिख रहा है बिहार में कुछ स्थितियां खत्म हुई और उड़ा सकती हैं।
जैसे ख़त्म तो हो ऐसा नहीं बोल सकते, अगर ख़त्म होता तो हम लोग भी या तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के ऊपर ध्यान देना है। और उसी के लिए जैसे जितना भी हम चीज़ बता रहे, जैसे कि पहले हम आपको बताया कि धान, गेहूँ और उसका शून्य चाष पद्धति, फिर आपका जो है उसमें जो रेसिड्यूज़ को रिटेंशन करना, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना, मतलब फर्टिलाइज़र का साथ साथ आपको ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ऑर्गेनिक मैन्योर का कमी हो तो रेसिड्यूज़ को डाले, कवर क्रॉप्स को डाले। जैसे कि धान गेहूँ के बाद हमने क्या किया, मूंग बीन दिया, तो मूंग बीन लेगुमिनस क्रॉप है, तो उससे सॉइल फर्टिलिटी बिल्डअप होगा। जो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रायल है इधर 15-20 साल से जो चल रहा है, उसमें लगातार हम लोग देख रहे हैं सॉइल प्रॉपर्टीज़ क्या हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो आपको रेसिड्यू को रिटेन करना है, अननेसेसरली मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करना है, उतना ही डिस्टर्बेंस करना है जितना ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पॉसिबल है लेगुमिनस कंपोनेंट को डालना है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है जिसका पास भी है ऑर्गेनिक मैन्योर चाहे कुछ भी टाइप का मैन्योर हो डालना है, जहाँ पॉसिबल है उसमें ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो है उसको लेना है। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, ज़्यादा चैलेंज नहीं है, लेकिन ओनली थिंग इज़ हमको जो है आँख कान खुला रखते हुए ज़िंदगी से आगे बढ़ना है। और चैलेंज जो है हम लोग सब मिलकर, किसान, वैज्ञानिक, पॉलिसी मेकर, सरकार, आप भी ऐसा एक दूसरे के साथ मिलके करेंगे तो उतना कुछ डरने का बात नहीं है। हम लोग आगे अभी बहुत जो 2050 में भी हम लोग ये चैलेंज को मीट करेंगे और आने वाला दिन में भी चैलेंज मीट करते रहेंगे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बहुत चीज़ें हैं लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लापरवाह होने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं उसके अनुसार जो वैज्ञानिक, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो इस चीज़ों को अगर बात कर रहे हैं, समेकित कृषि प्रणाली का, फसल विविधीकरण, तमाम चीज़ों की जो बातें हो रही हैं, आप इसको इग्नोर मत करिए। परंपरागत खेती के साथ आपको तकनीक के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि ये समय की मांग है और शायद आप जुड़ेंगे तभी आप एक अच्छा उत्पादन कम जगह में कर सकते हैं। और इसके लिए आपको लगातार जो आपके आसपास के जो केवीके हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, या कभी आप राजधानी पटना में आइए तो आप जो ICR में सर हैं आप उनसे भी मिलिए, चीज़ों को बताइए, ताकि आदान प्रदान जब होगा तभी स्थितियां और समझ में आएंगी। तो इसी सोच के साथ उम्मीद करेंगे कि आप जब भी खेती उती करेंगे तो कृषि वैज्ञानिक या जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेके राय और तमाम मशवरा के बात करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और मिट्टी की जाँच लगातार करवाते रहिए और प्रयास करिए कि कम पानी में जो फसलें हो रही हैं या जो नए वैरायटी के जो आ रहे हैं बीज, उनका चयन करिए। इस उम्मीद के साथ किसान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।